प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। इन दिनों हमारी जो श्रृंखला चल रही है छंदों की व्यवस्था, छंदों की एक श्रृंखला चल रही है और सत्र 2021 की वार्षिक परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेता है कुछ ही दिनों में होने वाली है और इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में छंद बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज अपन देखते हैं इन छंदों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण छंद, सर्वाधिक गाया जाने वाला छंद, सबसे अच्छा छंद, सबसे लोकप्रिय कर्णप्रिय छंद, जिसकी सुनने से रसानुभूति होती है, जिसको सुनने से आनंदानुभूति होती है, मस्ती आती है, और उस छंद का नाम है सवैया छंद। क्या नाम है? सवैया छंद। जी हाँ, ये जो सवैया छंद है इससे पहले अपन ने मोटे रूप से देखा था, थोड़ी मैं याद दिलाऊं आपको, मोटे रूप से अपन ने देखा था कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना का ध्यान रखा जाता है, और उस मात्रिक छंदों के अंदर अपन ने देख लिए थे, चाहे दोहा हो, सोरठा हो, रोला हो, उल्लाला हो, कुंडलियां हो, ये सारे अपन ने उसके अंदर देख लिए थे। आज अपन देखते हैं वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद के लिए हमने सबसे पहली एक चीज आपको बताई थी, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी। वर्णिक छंद के अंदर गण व्यवस्था होती है। क्या होता है? गण व्यवस्था। और गण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? गण किसे कहते हैं बेटा? आइए आप इधर आओ, बताओ गण किसे कहेंगे? तीन वर्ण के समूह को गण कहते हैं। वहां पे इधर सामने देख के बोलो। तीन वर्ण के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों का समूह होता है उसको गण कहते हैं। और गण कुल कितने होते हैं भाई? कौन बताएगा अब में से? हाँ, गण कितने होते हैं कुल? इधर गण कितने होते हैं कुल? गण 8 प्रकार के। जोर से बोलो थोड़ा। गण 8 प्रकार के होते हैं। गण कुल 8 प्रकार के होते हैं। और गणों के लिए अपने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। गणों के लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया था। क्या फॉर्मूला था बताइए, आप बताएं। यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा। और ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। इससे अपन सभी गणों को देख सकते हैं, गणों को समझ सकते हैं। यहां तक अपन ने देख लिया था। आइए अब अपन देखते हैं आज का जो मुख्य सवैया है, मुख्य छंद है सवैया। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझे कि जो सवैया छंद है ये वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? अब तक अपन ने मात्रिक छंद देखा था, ये वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों का ध्यान रखा जाता है, और वर्ण कहते ही गण दिमाग में रखें आप। किसका ध्यान रखा जाता है? गण का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो वर्णिक छंद जिसके अंदर गणों का ध्यान रखा जाता है, तो सवैया जो है वर्णिक छंद है। दूसरी चीज, प्रत्येक सवैये में, चाहे सवैया किसी भी प्रकार का हो, सवैया के बहुत सारे प्रकार हैं। यहां पर मैंने 14 प्रकार लिखे हैं। ऐसा कहते हैं साहित्यकार के 70-80 प्रकार के सवैया होते हैं। अपन को इतनी गहराई में नहीं जाना है। सवैया चाहे किसी भी प्रकार का हो, सवैया के अंदर 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और जिसमें 4 चरण होते हैं उसको कैसा छंद कहते हैं? जोर से बोलो। उसे सम छंद कहते हैं, मात्रिक नहीं कहते, सम छंद कहते हैं। जिसमें 4 चरण होंगे सम छंद। अब मात्रिक है तो सम मात्रिक हो गया, वर्णिक है समवर्णिक हो गया। क्लियर? तो ये वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं इसके अंदर, तो ये कैसा हो गया? सम। तो सवैया समवर्णिक छंद होता है। समवर्णिक कहते ही आपके दिमाग में गण व्यवस्था के अनुसार चलता है और 4 चरण होते हैं। ये 2 विशेषताएं आपकी तैयार हो गई। इसके बाद में एक शब्द और आता है, इसके अंदर लिखा मैंने वृत्त छंद है। वृत्त का मतलब होता है गोल। वृत्त गोल जो घूमता है, बार बार घूमता पहिया। तो जो गण होगा, जिस गण की व्यवस्था होगी जिस छंद के अंदर, आगे अपन चलेंगे इसको विस्तार से देखेंगे, जो भी गण उसके अंदर होगा वही गण बार बार आएगा, घूमता हुआ आएगा, बार बार आएगा। उस गण की आवृत्ति होगी। क्लियर हो गया आपको? उस गण की आवृत्ति होगी, इसीलिए इसको
समवर्णिक वृत्त छंद कहते हैं। तो सवैया क्या है? समवर्णिक वृत्त छंद। दूसरी व्यवस्था, दूसरी इसकी विशेषता 4 चरण। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी सवैया की पहचान। सवैया की सवैया पहचानेंगे कैसे? अब तक अपन मात्राएं गिनते थे, दोहे में मात्रा गिनो भाई कितनी है, 13 11 है कि नहीं है। सोरठे में देखते थे मात्राएं देखते थे, चौपाई में देखते 16 मात्राएं है कि नहीं है। यहां पर मात्राएं नहीं, यहां पर अपन सीधे सीधे अक्षर गिनेंगे। क्या गिनेंगे? मात्राओं को भी छोड़ दें आप, अक्षर गिनेंगे। अक्षर का मतलब वर्ण, उन वर्णों को गिनेंगे। यदि एक चरण में वर्ण 22 से 26 के बीच में है, 22 से 26 के बीच में, तो वो सवैया है। बहुत आसान है, देख लो, इसको पढ़ लो, गिनती कर लो। सबकी एक एक की तो गिननी है। अभी अपन इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहां पर 22 से 26 जिसमें भी अक्षर होंगे वह सवैया होगा। यदि आपने कहीं गिनती की 28 हो गया, क्या वो सवैया है? किसी में गिनती की और 20 है, क्या सवैया है? क्लियर कट नहीं है। 21 है तो भी सवैया, 29 है तो भी सवैया, 25 है तो सवैया, 22 है तो सवैया हो सकता है, हो सकता है। तो 22 से 26 वर्णों वाले छंदों को सवैया कहते हैं। ये सभी वर्ण किसी विशेष गण व्यवस्था से जुड़े होते हैं। जो भी गण उसके अंदर होगा, गण की आवृत्ति होगी, उस गण से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, आगे अपन इसको और विस्तार से देखेंगे। सभी चरणों में तुक अवश्य होता है। तुक के बारे में आप सभी जानते हैं। चरण के अंत में जो मात्राएं मिलती है, चरण के अंत में जो मात्राएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं, तुक मिलाना कहते हैं। तो चरण के अंत की जो तुक होता है वो भी मिलता है। लघु गुरु का निर्णय मात्रा अनुसार नहीं होकर उच्चारण अनुसार होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब अपन छंद को पढ़ेंगे, सवैया को पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते कई बार लगता है अपन को कि यार यहाँ पर तो 22 की जगह 23 मात्राएं आ रही है, इसमें 22 आ रही है। वहां पर 22-23 मात्राओं को अपन उस नियमों के अनुसार नहीं जोड़ेंगे जो नियम अपने मात्राओं के पढ़े। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में जैसा बोला जाता है, जैसा उच्चारण होता है, उच्चारण में आपने देखा होगा कई बार बड़ी ई की मात्रा और उसको छोटी ऊतरी में, छोटी ई में बोलकर अपन निकल जाते हैं, जिसे कहते हैं बलाघात। क्या कहते हैं? बलाघात। तो उच्चारण के अनुसार उसकी मात्रा गिनी जाएगी, चाहे वो 2 मात्रा है, 1 गिनी जाएगी, या 1 है और उसको उच्चारण लंबा हो रहा है, 2 गिनी जाएगी। तो मात्राएं गिनने का क्या होगा सिस्टम? उच्चारण होगा। क्या होगा? उच्चारण होगा। तो ये कुल 6 इसकी विशेषताएं हैं। परीक्षा के अंदर आपके 12th क्लास के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आता है, सवैया किसे कहते हैं? सवैया के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी क्या विशेषताएं होती है? तो विशेषताएं तो बिल्कुल क्लियर है, नहीं है? समवर्णिक छंद, समवर्णिक वृत्त छंद, 4 चरण, 22 से विशेष गण व्यवस्था से जुड़े होते हैं। तुक अवश्य होता है और उच्चारण मात्रानुसार होता है। ठीक है ना? मात्रानुसार नहीं होकर उच्चारण के अनुसार ये मात्राओं की गणना होती है। तो ये सामान्य सी इसकी विशेषताएं होगी। और यदि परीक्षा के अंदर एक छोटी सी एक परिभाषा पूछ दे कि इसको परिभाषा में बांधो, तो ये कि ये चीज इसको परिभाषा में बांध सकते हैं अपन। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको। देखिए आप, समवर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले, 22 से 26 अक्षर के विशेष गण युक्त छंदों को सवैया कहते हैं। तो 2 लाइन की परिभाषा है, याद हो जाएगी। पढ़िए इस परिभाषा को, बोलिए। तो ये सवैया की विशेषता। ये सवैया जो है सबसे महत्वपूर्ण, कवियों का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। जितने भी कवि हैं, चाहे रीति काल के हो चाहे भक्ति काल के हो, भक्ति काल से लगाकर रीति काल और रीति काल से लगाकर आधुनिक काल तक जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने सवैया लिखे हैं, खूब लिखे हैं।
उनका प्रिय विषय, लेखन का इसका एक विषय रहा है कि इस रूप में लिखे तो उसको क्या कि रोचकता आती है, गाने में आनंद आता है, पढ़ने और सुनने में आनंद आता है। तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छा, रामचरितमानस में भी खूब सवैया है, गीतावली और कवितावली है, उसके अंदर खूब सारे ये इस प्रकार सवैया भरे पड़े हैं। पद्माकर, केशव, सूरदास, सूरदास के खूब सारे पद, कोटि को गोत को धाम, है ना। तो ये सूरदास जी के जितने भी पद हैं जिसके अंदर सूरदास जी अपने आप को उसके ऊपर न्यौछावर करने, ब्रज भूमि के ऊपर न्यौछावर करने की बात करते हैं। तुलसीदास जी ने भी काफी जगह इन बातों को लिया है। अपन इसको विस्तार से एक उदाहरण के माध्यम से इनको देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इनकी कुछ प्रकार अपन देख लेते हैं। हालांकि प्रकार आपके सीधे सीधे आएगा नहीं, 14 प्रकार नहीं आएंगे आपके, ठीक है नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए आना चाहिए। आ भी जाए, परीक्षा है, परीक्षा है, अपन को याद कर लेना है। तो ये देखिए आप, मदिरा, मतयगंध, मतयगंध को मालती सवैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षा के अंदर कई बार आता है मतयगंध सविता, ये मतयगंध सवैया की विशेषताएं बताइए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, आता है ना। सुमुखी, दुर्मिल, दुर्मिल सवैया, इसे चंद्रकला भी कहते हैं। किरीट, गंगोदक, मुक्तहारा, वाम, अरसात, सुंदरी, अरविंद, मालिनी, महाभुजंग और सुखी, ये कुछ नाम है। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, अपन को नाम याद करने हैं। और मोटे रूप से जो सवैया है ये 3, एक तो मदिरा, मतगयन, दुर्मिल, और कभी कभी किरीट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अपन को ये 2-3 सवैया के बारे में अपन कुछ उदाहरण इसको देखेंगे ताकि आपका काम बड़ा आसान रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो सवैया की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई, विशेषताएं क्लियर हो गई, इनके नाम क्लियर हो गए। आइए अब इसके बाद में अपन इसके थोड़े उदाहरण देखेंगे। आइए मदिरा छंद देखते हैं अपन। जितने भी छंद है ये मदिरा सवैया अपन देखते हैं, जितने भी सवैया है, जैसे कि अपन ने 14 छंद सवैया देख लिए थे, उन सवैया में से सबसे छोटा कोई सवैया है तो ये मदिरा छंद है। सबसे छोटा, छोटा क्यों है? क्योंकि मात्राएं के कहां से कहां तक होती है? वर्णों की संख्या कितनी होगी? 22 से, तो सबसे कम कौन सी है? 22। इसके अंदर 22 मात्राएं होती है, 22 वर्ण होते हैं। इसके अंदर कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण होंगे। तो 22 वर्ण सबसे कम है, इससे 22 से 21 हो गया तो वो सवैया बनेगा ही नहीं। तो सबसे छोटा सवैया कोई है तो मदिरा सवैया। तो मदिरा सवैया कहते हैं सबसे छोटा। कितने अक्षर होंगे इसके अंदर? 22। तो पहली विशेषता तो इसके अंदर 22 अक्षर होते हैं। समवर्णिक छंद है, समवर्णिक व्रत छंद है, वो तो है ही है, समवर्णिक व्रत छंद, 22 वर्ण। अब 22 में क्या क्या होते हैं देखिए आप, 4 चरण तो हो ही गए इसके अंदर। अब 22 में देखिए आप 7 बगण, 7 बगण क्या होते हैं भाई? गण। बगण में क्या होती है? बगण का सूत्र क्या है बताओ? ये माता राज भानस लगा, तो बगण का क्या बोलेंगे बताओ? भानस। बहुत बढ़िया। य माता राज भानस लगा, तो भानस। ये तो इसका मतलब ये हो गया, बगण का मतलब हो गया भानस, और भानस का मतलब हो गया 2 1 1, 2 2 1 1। इसका मतलब 2 1 1 कितनी बार आएंगे? कितनी बार आएंगे? कितनी बार आएंगे? 7 बगण। मैंने बताया ना ये व्रत है, बार बार आवृत्ति होती है, यानी यही बगण, यही 7 बार, 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, 7 बार। और अंत में एक गुरु और आ जाएगा कोई, एक। तो 7 कितने हो गए? 21। और एक गुरु का कितना हो गया? कुल अक्षर कितने हो गए? कर गए?
तो मदिरा सवैया के अंदर, मदिरा छंद के अंदर कुल कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में? 22। 22 में क्या क्या होता है? 22 वर्णों में क्या क्या होता है? जोर से। 7 बगन और एक गुरु। 7 बगन और एक गुरु। और बगन का सूत्र क्या होता है? जोर से बोलो। बगन का सूत्र भानस। भानस यानी 2 1 1 2 1। ठीक है, अब इसको अपन एक उदाहरण से देखते हैं। पहले अपन इसको सब पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा आप ही पढ़ेंगे सब। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बानर बांधत सोन बंध्यो, उन बार बांध की बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। तेलहु तूलहु पोछ जरी, न जरी जरी लंक जराय जरी। कितनी मिठास है इसके अंदर। वापस बोले एक बार सभी मस्ती से। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बानर बांधत सोन बंधो, उन बार दी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 तेलहु तूलहु पोछ जरी, न जरी जरी लंक जराय जरी। कवि अपने सवैये के माध्यम से मंदोदरी का संवाद है, मंदोदरी और रावण का संवाद है। मंदोदरी रावण को समझाती है, रावण अपने अभिमान में डूबा हुआ कि राम से युद्ध करूंगा, राम से युद्ध करूंगा। तो मंदोदरी समझाती है, क्या कहती है? सिंधु तरियो उनको बंदरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। कि उनके एक वानर ने तुम्हारे इस समुद्र को पार करके आ गए। हनुमान जी आए थे कि उनका एक वानर समुद्र पार करके आ गया और तुमसे वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं हुई। जब सीता जी के पास गया था ना रावण भिक्षा लेने के लिए कि मैया भिक्षा दे, तो रावण वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कही। तो मंदोदरी कहती है कि तुम किस बहादुरी की बात करते हो? वो कितने बहादुर हैं। सिंधु तरियो उनको बंदरा, तुम पे धनु रेख न तरी गई, रेख गई न तरी। बानर बांधता सोने बंधियो, और तुमसे वो बंदर बंधा ही नहीं। एक बंदर अंगद जिसको बांधे चले थे ना, वो हनुमान जी को बांधे चले थे, वो बंधा ही नहीं। मतलब आप अपने आप को बलशाली कहते हो। वानर बांधता सोने बंधियो, उन वारिधि बांधी के बाट करी। और उन्होंने समुद्र को बांध दिया। प्रभु श्री राम ने समुद्र को बांध दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाने परी। हे 10 कंधर, तुम्हें 10 कंठों से भी ये श्री राम की कथा तुम्हें ध्यान नहीं आती है, उनके गुण आपको दिमाग में नहीं आते हैं। तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराय जरी। और तेल तूल लगाकर तुमने उसकी पूंछ जलाने का प्रयास किया, उसकी पूंछ तो नहीं जली और तुम्हारी लंका जल गई। तो इस प्रकार वो समझाती है। अब इसके अंदर देखिए आप, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा छंद है? वर्णों की और गिनती करते समय सीधे मात्राओं को छोड़ दें आप, आधे वर्णों को छोड़ दें और पूरे इसको जोड़ेंगे। कौन जोड़ेगा? आ जाओ, लड़कों में से आ जाओ। कोई नहीं, हिम्मत करो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने हैं? 22 अक्षर। ठीक है नहीं? इसको भी गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर? जहां 22 वर्ण होते हैं, मदिरा सवैया। ठीक है, तो 22 तो ये हो गए। अब अपन देखते हैं कि ये बगन में है कि नहीं है। बगन का मतलब
2 1 1 2 1 1 2 1 1। क्या होता है बगन का मतलब? 2 2 1 1। अब देखिए आप, अपन मिलाते हैं इसको, है भाई। हाँ, सिंधु का क्या करें अभी? एक ही है। संयुक्त अक्षर की वजह से 2 हो गए। 2 हो गया, पक्की बात है। चलो 2 1 1, ठीक है भाई। इसका कितना कर दूं? हो गया ये 2 1 1। बोलना नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। उच्चारण में समझ गया था वहां पर? बैठो भाई, देखो 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 है। बगन है भाई, देखो ये बगन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओ बगन एक, ये बगन है, बगन है क्या? नहीं बिट रहा? यहां तक किसके समझ में नहीं है ये बताओ आप? तो वर्णों को जोड़ना, वर्णों की काउंटिंग करना और गण मिलाना, यहां तक किसको नहीं आया? आपको परीक्षा में कोई छंद बनाना नहीं कहेंगे, आपको बना लिखो आप मन्नू, कोई बनाना कहेंगे, बना के नहीं कहेंगे आपको। आपको तो उदाहरण देना है। तो ये उदाहरण यदि आप याद कर लेंगे तो इसका मालती का बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप 2-4 और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा अपना आप ही। और मैं तो कहूं परीक्षा के अंदर मान लो पूरा नहीं लिख सकते, ये एक लाइन तो लिख ही सकते हो, एक लाइन याद कर सकते हो, एक लाइन याद कर लेना और इस प्रकार आप बना दोगे, ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे बढ़िया। ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये तो होगी मालती छंद की विशेषताएं, मदिरा छंद की विशेषताएं, और ये मदिरा छंद का उदाहरण आ जाएगा। एकदम क्लियर, गिनती आ गई आपको? हाँ, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लिखिए आप, उतरिए फटाफट।